भारत जोड़ो यात्रा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक व्यक्ति का फॉर्मूला नहीं है। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत 3 दिशाओं से टूट रहा है। टूट रहा है भारत मन के अंदर। इससे मुकाबला करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया। ये कहा जाता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो उस तरह से नहीं है, जैसे जो अभी जुड़ रहे हैं लोग, क्या उनको आप कैसे जोड़ेंगे, आगे कैसे जोड़ेंगे, या आप ऑर्गेनाइजेशनली मजबूत कैसे होंगे? आपने कहा कि ये सत्ता के लिए नहीं है, ये भारत के लिए। बिल्कुल सत्ता के लिए नहीं है, क्योंकि सत्ता नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी। कि आपको लगता है जो बात आप कह रहे हो कि देश टूट जाएगा, तो देश बचेगा अगर सत्ता नहीं होगी? इस हालात से हम गुजर रहे हैं, बहुत चिंताजनक है। तो हम नीचे आ गए हैं, जहां हम थे शिखर पर, आज हम नीचे आ गए सिर्फ 2 राज्यों में। एक जमाने में हमारे 15 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज 2 ही है। संगठन की कमी है, संगठन कमजोर है। हमारे नेता में उतनी जान नहीं है जितना होना चाहिए। हमारे युवा कार्यकर्ताओं को वो सशक्त नहीं बनाते। ये सब हमारी समस्या है। गांधी परिवार सबसे बड़ी ताकत रहा कांग्रेस की, और अब के दौर में सबसे बड़ी कमजोरी वो बन रहा है। तो ठोके कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते रहे। ये आप पर एलिगेशन लगता है। सॉफ्ट हिंदुत्व ना, ये फेयर एंड लवली क्रीम नहीं है। तो आज सुबह आप उठकर कहते हैं यार मेरा स्किन जो चमड़ा जो है काला है, इसको थोड़ा सफेद कर दूं। शिलान्यास वाला द्वारा राम मंदिर, बाद में बीजेपी ने बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की उसके ऊपर, और उसकी शुरुआत अमित शाह के शब्द इस्तेमाल करता हूं, क्रोनोलॉजी समझिए। बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है हम समानता चाहते हैं, हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। कांग्रेस क्या कहती है? हम यूनिटी चाहते हैं। एक तरफ यूनिफॉर्मिटी, दूसरी तरफ यूनिटी। शुरुआत आप ही करते हैं वो चीजों की। निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। अगर आपकी सरकार आ जाए 2024, तो आप रिथिंक नहीं करेंगे? रिथिंक करेंगे, मैं तो कह रहा हूं, पब्लिकली कह रहा हूं। प्राइवेटाइज हो गया सब कुछ, पूरी एजुकेशन प्राइवेटाइज होगी, हॉस्पिटल प्राइवेटाइज हो गए। वो आपके टाइम भी हुए, मैं इसलिए बोल रहा हूं। एक तरफ आप अडानी की आलोचना करते हैं, बहुत बड़ी अडानी बानी की, दूसरी तरफ राजस्थान में वो इतने बड़े निवेश के साथ, पंजाब में भी अडानी है, जब कैप्टन की सरकार थी। राहुल जी से ये सवाल पूछा गया। 2 लोग उनके हैं और ये 2 लोग उनको फंडिंग करते हैं। इन्होंने आपका सारा कांग्रेस की दुकान बंद कराने के लिए पूरा जोर लगाया। इनके साथ आप लकीर क्यों नहीं खींचते? फिर बीजेपी या अमित शाह और मोदी होल टाइम पॉलिटिक्स करते हो, और आप करते हो मतलब कुछ घंटों की राजनीति, वो पूरे दिन रात की राजनीति करते हैं। राजनीति नहीं करते, वो और कुछ करते हैं। कांग्रेस का विचारधारा है जियो और जीने लो। दोनों का विचारधारा है मैं ही सब जानू, मैं सर्वज्ञानी हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत में घूम रही है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश, उनसे बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का मीनिंग क्या है, और बीजेपी का काउंटर क्या है, और कांग्रेस क्या 2024 में कुछ कर पाएगी। स्वागत है सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल ये कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों, किसने तोड़ दिया इस देश को कि आप भारत जोड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत 3 दिशाओं से टूट रहा है। संभावना बढ़ रही है, टूटा नहीं है अभी तक, पर तोड़ने की संभावना बढ़ रही है। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, दूसरा सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और तीसरा राजनीतिक तानाशाही एक हकीकत बन गई है, जिसकी वजह से संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये 3 हमले हो रहे हैं हमारे लोकतंत्र पर, हमारे गणतंत्र पर, हमारे डेमोक्रेसी पर, हमारे रिपब्लिक पर, हमारे संविधान पर। और अगर हम इसका मुकाबला अब नहीं करेंगे
तो भारत जरूर टूटेगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या और मानते हैं? टूट रहा है भारत मन के अंदर। दिमाग से। फिजिकल तो ठीक है, पर जो मनोवैज्ञानिक डिवाइड आ रहा है, साइकोलॉजिकल डिवाइड आ रहा है हमारे समाज में, आर्थिक विषमताओं के कारण, सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण, राजनीतिक तानाशाही के कारण, वो और भी खतरनाक है। तो इससे मुकाबला करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया 7 सितंबर सबसे को। बड़ा चैलेंज क्या सांप्रदायिकता को मानते हैं आप या आर्थिक? मैंने कहा तीन है। तीन से है। पहला नंबर किसका है? पहला आर्थिक विषमताएं नंबर 1, सामाजिक ध्रुवीकरण नंबर 2 और राजनीतिक तानाशाही नंबर 3। तीनों बराबर है। हम तीनों के बारे में कह रहे हैं, तीनों का मुकाबला हमें करना है। तीनों के महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, जीएसटी के बारे में, जिस तरीके से हमारी आर्थिक व्यवस्था, आप देखिए किसी उद्योग को आप देखें, मीडिया को देखें, 1 या 2, हम 2 हमारे 2, सब लोग जानते हैं हम 2 कौन है, हमारे 2 कौन है। ये 4 लोग हमारे देश को चलाना चाहते हैं और चला भी रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जो मैं कह रहा हूँ, जो वास्तविकता, जो आज हकीकत है, तीनों खतरनाक है और तीनों के खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज उठा रही है, जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस को ये माना जाता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रही देश की आजादी से। पिछले दौर में जिसको आप काउंटर करना चाहते हैं, उनके पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस के पास कितनी है, स्वदेशी जागरण मंच है, आदिवासियों में काम है, स्कूलों में काम है। आदिवासी शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो वनवासी कहते हैं। वनवासी कहते हैं, वनवासी आश्रम। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये कहा जाता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो उस तरह से नहीं है, जैसे जो अभी जुड़ रहे हैं लोग, क्या उनको आप कैसे जोड़ेंगे, आगे कैसे जोड़ेंगे, या आप ऑर्गेनाइजेशनली मजबूत कैसे होंगे? हमारे देश में जब आप कुछ करते हैं तो 10 सवाल उठाए जाते हैं। अब क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सब सवाल वास्तविक है, आप उठाइए, जवाब देना मेरा कर्तव्य है। पर अब हम लोग सब भारत यात्री, राहुल गांधी, 135 जो भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं और आज हम उज्जैन के बाहर हैं, हम लोग के सामने एक ही चीज है हमारे मन में, इस यात्रा को सफल तरीके से पूरा करना। उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। संगठन को जो हमें सफलता हासिल की है हमने इस भारत जोड़ो यात्रा में, करीब 140 दिन में अलग अलग राज्यों में, मैं ये कह रहा हूं कि हम बरकरार कैसे रखें। आपकी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हुई है, जो लोग यहाँ पर आए उनका क्या मीनिंग है, जो आ रहे हैं, जो आपको मैं देख रहा हूं, मैं चल रहा था साथ में, जो गांव के लोग आते हैं, आसपास के लोग आते हैं, उत्साहजनक तरीके से चल रहे हैं। कांग्रेस समर्थक आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता में नई जोश आई है, नई जान आई है, नई उमंग दिखाई। क्या मासेस जुड़ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक तो आपके वर्कर हैं, जो मासेस है वो जुड़ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़ रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता को एक नया भविष्य दिख रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता को ये एक संजीवनी है। पर क्या ये चुनाव में हमें फायदेमंद होगा, वो अलग बात है। क्योंकि हमने पहले दिन से कहा है कि ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। इसका एक नतीजा ये होगा कि कांग्रेस संगठन और मजबूत बनेगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई जान आएगी और उससे हमारे जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में, उसमें हमारा संगठन और सक्रिय तरीके से भाग ले सकता है। पर आपके विरोधी कहते हैं ये पीआर एक्सरसाइज है। नहीं, ये पीआर एक्सरसाइज है राहुल गांधी के, और राहुल सेंट्रिक है। कौन कह रहा है? उस्ताद ऑफ पीआर के उस्ताद दुनिया में नरेंद्र मोदी के और कोई नहीं है। वो तो उनको पूरा गोल्ड मेडल, सारे देश के सारे मेडल, भारत रत्न सब मिलना चाहिए पीआर के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रचार के लिए, इवेंट मैनेजर। अडवाणी जी ने कहा ना, नरेंद्र भाई इज एन इवेंट मैनेजर। तो ये भारत जोड़ो यात्रा इवेंट नहीं है, ये एक मोमेंट है, ये एक क्रांतिकारी परिवर्तनकारी क्षण है भारतीय राजनीति के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, दोनों के लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट यहाँ भी होती है, यहाँ से निकलती है, वहां पर वो मूवमेंट छोड़ जाती है, यानी एक मूवमेंट चलती है पीछे। वो संगठन पर निर्भर करता है क्या चल रही है वो मूवमेंट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये हर एक राज्य में ये चुनौती है, न केवल मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, केरला में है। भारत जोड़ो यात्रा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक व्यक्ति का फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है।
ना तो नेस्कैफे है, ना तो इंस्टेंट कॉफी। ये इंस्टेंट कॉफी नहीं है, ये एक तरीका है। आपने कहा कि अगर आपने कहा कि ये सत्ता के लिए नहीं है, ये भारत के लिए बिल्कुल है। सत्ता के लिए नहीं है, क्योंकि सत्ता नहीं होगी, मैं आपको सत्ता नहीं होगी कि आपको लगता है जो बात आप कह रहे हो कि देश टूट जाएगा, तो देश बचेगा अगर सत्ता नहीं होगी तो सत्ता को आप हम एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। राजनीतिक पार्टी कोई एनजीओ नहीं होती, हम कोई सन्यासियों संगठन नहीं है। हमें चुनाव लड़ना है और हम चुनाव लड़ते हैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए। पर हार जीत वास्तविक है, होता रहता है। हमने कई चुनाव जीते हैं। एक जमाना हुआ करता था जब कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी कहीं भी सत्ता में नहीं थी। आज हमारे हालात, जो हम इस हालात से हम गुजर रहे हैं, बहुत चिंताजनक है। तो हम नीचे आ गए हैं, जहां हम थे शिखर पर, आज हम नीचे आ गए। सिर्फ 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, मिसाल के तौर से। तो ये वास्तविक है। पर जो राहुल गांधी जी ने कहा है और मैंने कहा है और सभी ने कहा है कि राजनीति से ऊपर हटकर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के मन में है। ये एक व्यक्ति की मन की बात नहीं है, ये जनता की चिंता है। जनता में जो चिंता है, कुछ लोग चिंतित है महंगाई से, कुछ लोग चिंतित हैं बेरोजगारी से, कुछ लोग चिंतित हैं, जैसे कि मिसाल के तौर से अल्पसंख्यक हैं, वो नफरत से वो चिंतित हैं। तो ये ध्रुवीकरण से, धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है उससे चिंतित हैं। तो अलग अलग लोगों से बात करके, अलग अलग लोगों की बात सुनकर कांग्रेस पार्टी ये एक संदेशा देना चाहती है कि हम जनता के साथ हैं, हम सुन रहे हैं, हम अनुभवी हैं। 137 साल पुरानी पार्टी है, पर पिछले कुछ सालों में जो कांटेक्ट होना चाहिए था हम में और जनता के बीच में, वो कमजोर हो गया है। तो ये जनसंपर्क आंदोलन या जनसंपर्क अभियान के रूप में आप देख सकते हैं। आपकी जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि बीजेपी तो ठीक है, जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है वो तो दिख ही रहा है, वो तो ठोक के कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते रहे। ये आप पर एलिगेशन लगता है कि ये राजीव के दौर में, जब मेरे साथी हैं कन्हैया कुमार, उन्होंने इसका अच्छा जवाब दिया। उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सॉफ्ट हिंदुत्व ना, ये फेयर एंड लवली क्रीम नहीं है। तो आज सुबह आप उठकर कहते हैं यार मेरा स्किन जो चमड़ा जो है काला है, इसको थोड़ा सफेद कर दूं, सॉफ्ट हिंदुत्व क्रीम लगा दूं, फेयर एंड लवली लगा दूं। ये ऐसा कोई, ये सॉफ्ट हिंदुत्व शब्द कहाँ से आया? क्योंकि आप हिस्ट्री में कुछ चीजें जुड़ी रही हैं। विश्वास रख करते हैं कि राजनीति में धर्म का एक भूमिका है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि हमारा देश जो है बहुधर्म देश है। संसार के हर धर्म हमारे देश में मौजूद है। तो हम बहुधर्म देश है, बहुधार्मिक देश, धार्मिक देश है। लोग विश्वास रखते हैं अलग अलग धर्मों में। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे देश में हम कैसे सेक्युलर स्टेट बनाएं, सरकार हुकूमत कैसे हो, ताकि सब धर्म के लोग उन पर ये विश्वास होता है कि हमारे खिलाफ कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं हो रहा। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि आपकी हिस्ट्री से कुछ चीजें जुड़ी रही हैं, इसलिए जैसे शिलान्यास वाला दौरा, राम मंदिर, बाद में बीजेपी ने बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की उसके ऊपर, और उसकी शुरुआत आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं अमित शाह, आप भी क्रोनोलॉजी समझाने लगे। क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह की शब्द इस्तेमाल करता हूँ। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले क्या हुआ, वीपी सिंह के मंडल की घोषणा की। बीजेपी वीपी सिंह को समर्थन दे रही थी, उन्होंने कहा नहीं हम समर्थन वापस ले रहे हैं। वो कमंडल उन्होंने शुरू किया, मंडल वर्सेस कमंडल। मंडल अगस्त 1990 में की घोषणा की गई, रथ यात्रा, और 1 साल बाद रथ यात्रा निकाला गया हमारी यात्रा के। पर उस रथ यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में जमीन आसमान का फर्क है। वो रथ यात्रा टोयोटा यात्रा था, ये पद यात्रा है। उस यात्रा में, उस टोयोटा में एक ऐसा यंत्र हुआ करता था, अडवाणी जी नीचे से आया करते थे, सबको नरेंद्र मोदी, प्रमोद महाजन, सब लोग, सबको हाथ फेराते थे। और कितने दंगे हुए, कितने लोग मारे गए इस रथ यात्रा के कारण।
ये पद यात्रा है, सद्भावना का यात्रा है, शांतिपूर्वक किया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई नफरत नहीं। हम चाहते हैं सब लोग जोड़े समाज। हमारी गणतंत्र का सिद्धांत क्या है? गणतंत्र का सिद्धांत है अनेकता में एकता, ठीक है, अनेकता में एकता। पर ये अपर्याप्त है, इससे हमें और आगे चलना चाहिए। वक्त आ गया है हमें कहने के लिए कि भारत तभी महान बन पाएगा जब हम ये पहचानेंगे, ये स्वीकारेंगे कि हमारा सिद्धांत, जो मूल सिद्धांत है, वो अनेकता से एकता बनेगा। जब हम अनेकता को मजबूत करेंगे, हम अनेकताओं को सम्मान देंगे, अनेकताओं को स्वीकारेंगे, अनेकताओं का जश्न मनाएंगे, हमारी एकता भी मजबूत होगी। बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है हम समानता चाहते हैं, हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। कांग्रेस क्या कहती है? हम यूनिटी चाहते हैं। एक तरफ यूनिफॉर्मिटी, दूसरी तरफ यूनिटी। एक तरफ वो कहते हैं एकता और हम कहते हैं ना, एकता हाँ जरूर, पर अनेकता से ही आपको एकता मिलेगा। शशि थरूर नहीं दिखते आपकी यात्रा में, ना गुजरात में दिख रहे हैं, ना हिमाचल में दिख रहे हैं, ना दिल्ली में। कहाँ शशि थरूर? अरे यार, शशि थरूर को छोड़ो, आज कई लोग देख रहे हैं, खड़गे जी देख रहे हैं, आज सचिन पायलट गया हुआ है। शशि थरूर ज्यादा हिंदी बोल नहीं पाते हैं, वो अंग्रेजी के। कुछ लोग मानते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी पर आप बहुत, कांग्रेस कहती है कि इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। हमारे जब से शशि ने चुनाव लड़ा है तब से वो दिखे नहीं है। हमारे देश में कई पार्टियां हैं, आप मुझे बताइए किस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हैं? आप बताइए, आप पंजाब के हैं, क्या शिरोमणि अकाली दल में हुआ है? नहीं हुआ। क्या आम आदमी पार्टी में हुआ है? क्या बीजेपी में हुआ है? कांग्रेस में चुनाव के लिए हमारे संविधान, पार्टी के संविधान में चुनाव 6 बार हुआ है, और 6ठी बार जो हुआ है, ये कहा जाता है कि चुनाव के बाद शशि थरूर को वो स्पेस नहीं मिल रहा पार्टी में जो मिलना चाहिए। नहीं, सांसद है, समिति के अध्यक्ष हैं। आप असली सवाल ये है, किस पार्टी में चुनाव हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए? किस पार्टी में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है जो ये चुनाव कराता है संगठन में? सिर्फ कांग्रेस पार्टी। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सीताराम केसरी हमारे जो अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने मुझे एक दिन कहा, जयराम बाबू, कांग्रेस पार्टी रेलवे प्लेटफॉर्म का माफिक है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग अपनी बात बोलते हैं, किसी पर कोई कंट्रोल नहीं। तो ये बात सही है, कोई लोग बोलते रहते हैं, किस भय का वातावरण नहीं है हमारे पार्टी के, कोई किसी को धमकी नहीं देता, कोई भय नहीं है। जो अपने मन में आते हैं बोलते हैं, या ट्वीट करते हैं, या सोशल मीडिया में बोलते हैं, या टीवी में बोल देते हैं। आपने पिछले दौर में काफी ये मुद्दा उठाया कि जैसे अभी भी आपने कहा कि 2 लोगों के पास सब कुछ चला गया, 2 लोग देश को चला रहे हैं। 4 लोग, 4 लोग मान लीजिए, 2 कॉर्पोरेट के हो गए, 2 पॉलिटिकल हो गए, 2+2। हाँ। तो ये जो दौर शुरू होता है प्राइवेटाइजेशन का, एक दौर था नेहरू जी का दौर, जो सोशलिज्म का दौर था, जब सोवियत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते होते थे। दूसरा दौर है इंदिरा जी का दौर, जब बैंकों का नेशनलाइज होता है, माइनिंग का होता है। तीसरा दौर शुरू होता है मनमोहन जी वाला, राजीव जी वाला, जिसमें शुरुआत आप ही करते हैं वो चीजों की। बीजेपी निजीकरण की शुरुआत नहीं की थी, विनिवेश का शुरुआत की। विनिवेश, इन्वेस्टमेंट, और मैं यही कह रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन की जब शुरुआत होती है, चीजें उस तरफ बढ़ना शुरू होती है। तो पर हमने, मनमोहन सिंह जी कभी ने कहा था कि रेलवे को हम बेचेंगे, एयरपोर्ट को हम बेचेंगे? क्या वो नीतियां उस तरफ नहीं जा रही थी? नहीं, उन्होंने विनिवेश की बात की थी। 51% कंट्रोल हमेशा सरकार के साथ होना चाहिए, बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, एयरपोर्ट का निजीकरण नहीं होना चाहिए, रेलवे का निजीकरण नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट है वो तो मोहन जी के दौर में ही बिल्कुल सेल इन इंडिया हो गया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड बैंक की नीतियां हैं, जो IMF की नीतियां हैं, वो तो यही इशारा करती है ना कि सबको प्राइवेटाइज कर दो। मैं प्रधानमंत्री, उसकी शुरुआत तो नहीं, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था, तब मैं प्रधानमंत्री का सलाहकार था जब 1991 के जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम हुए थे, और हम बिल्कुल, हमारा मन साफ था, बिल्कुल हमने कहा, स्पष्ट तरीके से कहा, निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक क्षेत्र में विश्वास रखती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र हमारे देश को मजबूत किया है,
हमारे आदिवासी और दलित को रोजगार के मौके लाखों में मिले हैं पब्लिक सेक्टर से। हम पब्लिक कंपटीशन हम चाहेंगे, हम निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देंगे, हम प्राइवेट बैंकों के खिलाफ नहीं है, हम प्राइवेट एयरलाइन के खिलाफ नहीं है, प्राइवेट अस्पताल मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने जो नीति सार्वजनिक क्षेत्र की जो संपत्तियां हैं उसको लेना और एक व्यक्ति को बेच देना, वो उसके खिलाफ। क्या आपको ये नहीं लगता जो आपने शुरू किया वो आपके सामने आके खड़ा होगा बीजेपी के रूप में? हमारे इसका जो हमने शुरू की थी, नरेंद्र मोदी ने उसको एक नया रूप ही दे दिया है। हमने नहीं सोचा था कि LIC को बेचा जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था भारत पेट्रोलियम बेचा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज के दौर में पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर सेट किया जा रहा है, जो वर्ल्ड बैंक का मॉडल है, जो IMF का मॉडल है, वर्ल्ड बैंक और IMF छोड़िए। अरे मेरी बात सर, सवाल तो सुन लीजिए। वर्ल्ड बैंक और अरे सर मेरी एक सवाल सुन लीजिए। वर्ल्ड बैंक IMF नहीं है, आज अडानी और अंबानी है। मैं यही कह रहा हूँ, अडानी बानी है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो मॉडल पूरी दुनिया में रीथिंक हो रहा है, पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही है कि इस मॉडल ने दुनिया को बर्बाद कर दिया। जो बहुत ज्यादा आर्थिक विषमता आप कह रहे हैं इसी मॉडल से आई है, इंडिया में भी बाकी जगह भी। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में वो नेहरू जी वाला मॉडल चाहिए, सोशलिज्म वाला? अगर वो चाहिए, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप उस मॉडल पर चले जाएंगे? शब्दों पर आप शब्दों के कैदी मत बनिए। सोशलिज्म एक जमाने में मायने रखता था। मैं नहीं कहूंगा मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं नहीं कहूंगा। क्यों? मैं नहीं कहूंगा सोशलिस्ट हूँ मैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कई बार कांग्रेस सोशलिस्ट है, कांग्रेस सेंटर लेफ्ट है, समाजवाद में विश्वास रखती है। सेंटर लेफ्ट तो सोशलिज्म ही होता है। नहीं, सेंटर लेफ्ट सोशलिज्म नहीं होता। सोशलिज्म होता है जब आप मानते हैं सभी एसेट को पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। एक जमाना था जब होना जरूरी था, स्टील प्लांट होने थे, आज प्राइवेट कंपनियां स्टील प्लांट लगा रही हैं। देखिए मैंने कहा ना, प्राइवेट कंपनियों के हम खिलाफ नहीं है। फिर जो एक मिनट, प्राइवेट बैंकों के खिलाफ नहीं है, प्राइवेट एयरलाइन के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में संपत्तियां हैं, जो एसेट बनाए गए हैं, उसको बेचो मत। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, जो बेचो ना, तो इसको आप काउंटर मान लीजिए। ये जो बड़े प्लेयर हैं, जो दो प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर तो छोड़िए, दो प्लेयर हैं, ये दो प्लेयर तो एक एग्जांपल बन गए चीजों की। ये थ्रू किसी भी थ्रू हो सकती हैं। हमने NDTV का एग्जांपल हमारे सामने है कि कैसे, एग्जांपल भी मैं इसीलिए कह रहा हूं। तो आप क्यों नहीं, अगर आपकी सरकार आ जाए 2024, तो आप रीथिंक नहीं करेंगे? रीथिंक करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी ने कहा है, चिदम्बरम साहब ने कहा है, सोनिया जी ने कहा है, राहुल जी कहते रहते हैं। क्योंकि आप इसके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं इस मॉडल के। प्राइवेटाइजेशन आपके दौर में भी हुआ है, वो अलग बात है, उसकी रूपरेखा अलग थी। पुनर्विचार करेंगे। जो 10 लोगों के पास गया होगा आपके टाइम भी NPA, जो बहुत सारे जो रणनीति पंडित जी ने अपनाई थी 1950 के दशक के लिए मायने रखता था। जो रणनीति मनमोहन सिंह जी अपनाई 1990 के दशक में मायने रखता था। पर हमेशा हमें पुनर्विचार करना चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अब मैंने मन बना लिया जो 50 साल पहले हमने किया था वही सही है। नहीं, हालात बदलते हैं, चुनौतियां नहीं आती हैं। तो आर्थिक विषमताएं जो जिस तरीके से किस मॉडल ने दी है, मैं यही कह रहा हूं कि इसी ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के मॉडल ने नहीं दी आर्थिक विषमता। देखिए शब्द है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब शब्द है। मैं शब्दों में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि जो हमने रणनीति अपनाई 1991 में, उससे हमें सफलता मिली, पर उसके कुछ नकारात्मक असर भी हुए। आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जितना निवेश होना चाहिए उतना निवेश प्राइवेटाइज हो गया सब कुछ, पूरी एजुकेशन प्राइवेटाइज होगी, हॉस्पिटल प्राइवेटाइज हो गए, वो आपके टाइम भी हुए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में सिर्फ दूरदर्शन हो। मैं प्राइवेट चैनल में विश्वास, आप जैसे लोगों में विश्वास रखता हूँ। वो सोशलिज्म है क्या और कैपिटलिज्म है? मैं ना सोशलिस्ट हूँ ना मैं कैपिटलिस्ट हूँ। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति में जो एंटरप्रेन्योर है, जो एंटरप्राइज है, स्टार्टअप है, उसको हम प्रोत्साहन दें। इसीलिए निजी कंपनी, निजी बैंक, निजी एयरलाइन, इसके खिलाफ नहीं है, हम उसको प्रोत्साहन करना चाहते हैं। पर जो हम संपत्तियां खड़े कर रखे हैं पिछले 50 सालों में, 60 सालों में, LIC हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या BHEL हो या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, उसको आप क्यों बेच रहे हो?
और बेच किसके लिए हो? वे किसको? अपने दोस्तों को, सिर्फ दो ही दोस्त, और कोई नहीं है आपके। तो ये जो दूसरी बात हो रही है कि एक तरफ आप अडानी की आलोचना करते हैं, बहुत बड़ी अडानी बानी की, दूसरी तरफ राजस्थान में वो इतने बड़े निवेश के साथ, पंजाब में भी अडानी है, जब कैप्टन की सरकार थी। राहुल जी से ये सवाल पूछा गया, राहुल जी से सवाल पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है हमारे देश में जो अगर कोई उद्योगपति आएगा और कहेगा कि मैं आपके राज्य में 60,000 करोड़ निवेश करना चाहता हूं अगले 7 साल में, क्या कोई सीएम कहेगा मत करो? पर एक लकीर अगर आप दो लोग उनकी मानते हो जो उनको फंडिंग करते हैं, आप कहते हैं उनके साथ तो आप लकीर खींच सकते हैं। आप पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अशोक गहलोत ने अडानी के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाए, सबके लिए बनाए। सब, कोई भी, आप भी जा सकते हो, आपके पास मैं कह रहा हूँ कि जो दो लोग आपको पता है कि ये दो लोग उनके हैं और ये दो लोग उनको फंडिंग करते हैं, इन्होंने आपका सारा कांग्रेस की दुकान बंद कराने के लिए पूरा जोर लगाया। बीजेपी और इन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो इनके साथ आप लकीर क्यों नहीं खींचते फिर? अशोक गहलोत, अगर इन्होंने कहा, अगर अडानी जी जाते हैं अशोक गहलोत से कहते हैं कि मैं आपके स्टेट में निवेश करना चाहता हूँ, अगर मैं मुख्यमंत्री होता मैं कहता हाँ आइए, पर कोई आपको विशेष इंसेंटिव नहीं है, कोई आपको विशेष कानून नहीं बनाए जाएंगे। सब लोग स्वागत, सबका स्वागत है। और वही अशोक गहलोत ने कहा, सबका स्वागत है, अडानी आए ठीक है, अंबानी आए ठीक है, तो अभी सबको आए। तो जो आप बात कहते हो कि चुनाव एक पूरी मैनेजमेंट हो गया है, इवेंट हो गया है, उसके लिए पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, वो कांग्रेस की बंद कर दी गई है। और अभी तो वो जो बॉन्ड वाला मसला है उसमें देख रहे हैं स्कैम है। तो फिर इसका काउंटर क्या है? बीजेपी के पास कुछ काउंटर है? सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका नहीं, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के पूरे मॉडल का उनके पास कॉर्पोरेट भी है, उनके पास मीडिया भी है, मान लीजिए, जो आपका एलिगेशन। हमें लड़ना है। एक जमाना था जब कांग्रेस, काउंटर पॉलिटिक्स तो होगी ना, कांग्रेस हर चुनाव जीता करती थी, तब ऐसा लगता था कांग्रेस के साथ कैसे लड़ेंगे। अभी हर चुनाव बीजेपी जीत रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के साथ। पॉलिटिकल पार्टी कुछ हारेंगे कुछ जीतेंगे, हमारी रणनीति में बदलाव आएगी, हमें लड़ाई लड़नी है, और चुनाव लड़ना है। ये सवाल मैं इस एंगल से करना था। 1984 में क्या इमरजेंसी का दौर है, 1984 में, जब बीजेपी को 2 सीटें मिली, आपको 403 मिली थी। 2 सीट मिले, तब किसी ने पूछा अरे बीजेपी का भविष्य क्या है? तो ये उतर चढ़ाव होता है। पर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं एक बहुत भयंकर, मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, आप जवाब दीजिए इसका। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या पॉलिटिक्स, अब जब बात आती है, आपके सवाल होते हैं, तो आप हमेशा कहते हो, तो आप कहते हो मीडिया वाला, कि मीडिया इन्होंने सारा मैनेज कर लिया। अरे आप नहीं कहते, आमतौर पर कांग्रेस के लीडर कहते हैं। फिर आता है कि इन्होंने सारा कॉर्पोरेट भी इनके साथ है। तो क्या पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स सबसे बड़ी चीज होती है? पॉलिटिक्स कहते हैं समाज का जो धुरा है वो पॉलिटिक्स होती है। क्या पॉलिटिक्स में कोई इस तरह का पॉलिटिकल काउंटर होता है कि जो मर्जी मैनेज कर लिया जाए? फिर पॉलिटिक्स क्या रहेगी कांग्रेस की, अगर सब कुछ मैनेज होके भी आप उनको हो जाए मैनेज? पॉलिटिक्स तो यही होती है कि आप तब भी झटका दे दो। कोई तो ऐसा कोई काउंटर है आपके पास? कोई फॉर्मूला नहीं है। और मैं कह दूं ये एक काउंटर है, यहाँ एक काउंटर है, तो ये थोड़ी राजनीति होती है। हमें सड़क पर जाना है, जनता के बीच में जाना है, जनता को समझना है, हमें हमारी रणनीति तैयार करनी है। जो बीजेपी मुद्दे उठा रहे हैं उसका मुकाबला करना है। कभी हमें सफलता मिलेगी, कभी 5 साल पहले हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीते, वहां क्या हुआ? तो देखिए, ये चुनाव उतर चढ़ाव होता रहता है, ये वास्तविक। एक जमाने में हमारे 15 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज 2 ही है, और अगले 10 साल में हो सकता है हम वापस 15 मुख्यमंत्री में आ जाएंगे। तो ये चुनाव हम हार रहे हैं। संगठन की कमी है, संगठन कमजोर है, हमारे नेता में उतनी जान नहीं है जितना होना चाहिए, हमारे युवा कार्यकर्ताओं को सशक्त नहीं बनाते। ये सब हमारी समस्या है और हम उसको सुधार रहे हैं। और भारत जोड़ो कहते हैं जो किसी की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, किसी की भी, वो सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। गांधी परिवार सबसे बड़ी ताकत रहा कांग्रेस की, और अब के दौर में सबसे बड़ी कमजोरी वो बन रहा है। अभी तो खड़गे साहब है ना कांग्रेस अध्यक्ष।
राहुल चलाते गांधी तो भारत- कहते हैं जयराम रमेश जी चलाते हैं। बिल्कुल मैं नहीं चलाता हूँ मैं ऐसे बोला जाता है नहीं, सर्कल नहीं, मीडिया के सर्कलों बिल्कुल में। नहीं। मैं एक सांसद हूँ, एक समिति है, दिग्विजय सिंह जी हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, खड़गे साहब तो अध्यक्ष हैं। राहुल की बात सही है कि 135 भारत यात्रियों में वास्तविक है सारा मीडिया का फोकस, मीडिया अटेंशन, पब्लिक अटेंशन राहुल गांधी पर है, ये बात सही है। पर राहुल गांधी और गांधी परिवार का कांग्रेस संगठन में एक विशेष स्थान है, उनकी विरासत के कारण और उनके योगदान के कारण उनका एक विशेष स्थान है। पर ये हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के दिल में और हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में उनके लिए एक विशेष स्थान है और रहेगा। पर ये मानते हैं आप, जैसे मतलब हम एग्जांपल देते हैं दुनिया की, जैसे मान लीजिए रिपब्लिकन है अमेरिका में, डेमोक्रेट्स हैं, वहां पर लीडर कोई आए जाए, बस लास्ट सवाल है मेरी, लीडर कोई आए जाए, पार्टी पर कोई असर नहीं होता, पार्टी वो रहती है। तो यहाँ पर क्या ये प्रॉब्लम आई कांग्रेस में कि कि जब राहुल कमजोर हुए कांग्रेस भी कमजोर हुई, गांधी परिवार कमजोर हुआ, कांग्रेस साहब 1-1.5 महीने भी नहीं हुए। नहीं मैं दूसरा सवाल 1.5 महीने नहीं हुए, आप अंतिम स्मरण आप श्राद्ध सेरेमनी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। चुनाव हमने करके दिखाया है, चुनाव हुआ है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। खड़गे साहब तीसरे दलित हैं जो चुनकर आए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, उनको वक्त दीजिएगा। और हमारी अभी प्लीनरी होने वाली है अगले 1.5-2 महीने में, और तब वो उनको परमानेंटली वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेंगे, रेटिफाई किया जाएगा चुनाव का जो नतीजा है, और उसके बाद आप देखते रहेंगे। अभी हर एक पीसीसीओ का पुनर्गठन हो रहा है, अलग अलग पीसीसीओ का। भारत जोड़ो यात्रा से हमारे संगठन में नई जोश आई है, नया संजीवनी के माफिक है। तो इसका आप देखते रहिएगा, ये कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है राजनीति, हम दौड़े और यात्रा करें और यात्रा से हमें चुनावी जीत हासिल करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें मेहनत करना होगा, जमीन पर रहना होगा, इसको बरकरार रखना होगा। ये भी कारण है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा मतलब जो राज किया है वो कांग्रेस ने किया है देश पर। ये कंफर्ट हमारी कमजोरी मैं का यही पूछ कारण रहा ये है। हाँ, ये बात ये कंफर्ट जो एसी रूम वाली पॉलिटिक्स, जो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, जहाँ कंफर्ट की पॉलिटिक्स, बेसिकली कंफर्ट की पॉलिटिक्स नहीं है। जब हम सत्ता में हैं, हम संगठन को भूल जाते हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं, ये वास्तविक है। लंबे साल तक हम सत्ता में रहे हैं, सत्ता की राजनीति हम अच्छी तरह से जानते हैं, विपक्ष की नीति हम नहीं, राजनीति नहीं जानते। बीजेपी विपक्ष की नीति राजनीति में माहिर है, सत्ता की राजनीति में। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी या अमित शाह और मोदी होल टाइम पॉलिटिक्स करते हो, और आप करते हो मतलब कुछ घंटों की राजनीति, वो पूरे दिन रात की राजनीति करते हैं। राजनीति नहीं करते, वो और कुछ करते हैं। क्या करते हैं? वो राजनीति नहीं करते, वो मैं नहीं समझता हूँ राजनीति। उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कन्वेंशन नहीं है, वो बिल्कुल लगे हुए हैं और 24/7 करते हैं, ये बात सही है। तो कांग्रेस नहीं करती? कांग्रेस भी करता है, पर कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का विचारधारा है जियो और जीने दो। इन दोनों का विचारधारा वो नहीं है। इन दोनों का विचारधारा है मैं ही सब जान, मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे सर्वशक्तिमान हूँ मैं। तो ये राजनीति से हटकर ये इनकी टैक्टिक्स जो है, इनकी रणनीति और इनकी टैक्टिक्स जो है रूथलेस, जैसे कहते हैं ना, बिना देखे हुए जो मन बना लिया वही होता है। कोई समझौता नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये अलग तरह की राजनीति है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। वो तो नेहरू जमाना से उन्होंने सीखा था ना। अडवाणी जी ऐसे नहीं है, मुरली मनोहर जोशी ऐसे नहीं है, यशवंत सिन्हा ऐसे नहीं है, जसवंत सिंह ऐसे नहीं है, भैरव सिंह शेखावत ऐसे नहीं है, जैसे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अगर ये बड़े विचित्र दो हैं। 2024 में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो ऐसा क्या परिवर्तन होगा देश में? हम अभी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, मैं इसके अलावा और कुछ सोचता नहीं हूँ। 2023 में क्या होगा,
2024 में क्या होगा मैं उसके बारे में सोचता नहीं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ।